उन्होंने एक पुराना रेडियो बस ऐसे ही चालू किया था और उसी पर उस घर में सब कुछ चुप हो गया। ये कहानी डराने के लिए नहीं, यह बताने के लिए है कि कुछ आवाजें सुनी नहीं जाती। मूवी की शुरुआत में हमें एक शांत से घर को दिखाया जाता है, जहां पर हम घर के मालिक पीटर को देखते हैं। वह एक पुराने रेडियो को चालू करने की कोशिश कर रहा था। नीचे घर में हम उसकी पत्नी मार्गरीटा को देखते हैं, जो टीवी देखते हुए डिनर बना रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। थोड़ी देर बाद मार्गरीटा अपने पति के पास में आती है और पीटर को खाने के लिए बुलाती है। पीटर उसे वही रेडियो दिखाता है। वह बताता है कि यह रेडियो उसे एक पुराने बॉक्स में मिला था और उसे याद नहीं है कि यह उसके पास में कैसे आया। मार्गरीटा ज्यादा कुछ नहीं कहती, बस इतना कहती है कि 15 मिनट में खाना खाने आ जाना, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही पीटर रेडियो को ऑन करता है, घर की घड़ियां की टिक टिक की आवाज अचानक से रुक जाती है। उसी पर टीवी का सिग्नल भी चला जाता है। तभी रेडियो में से एक औरत की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज कहती है, चुप रहो, वह हमें सुन सकता है। पीटर तुरंत रेडियो बंद कर देता है, लेकिन कुछ समय के बाद पीटर हिम्मत करके रेडियो को दोबारा ऑन करता है। इस बार उसके सामने कमरे में एक औरत खड़ी होती है। जैसे ही पीटर रेडियो बंद करता, वह औरत गायब हो जाती। पीटर फिर से रेडियो ऑन करता। अब वह औरत उसकी ओर दौड़ती है और चिल्लाती है, चुप रहो, और फिर वह गायब हो जाती। यह सब होने के बावजूद भी पीटर एक बार हिम्मत करके रेडियो को ऑन करने की कोशिश करता है, और इस बार वह औरत खुद रेडियो बंद कर देती है। अब यहाँ पर पीटर समझ जाता है कि वह एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में फंस चुका है, और उसी अंधेरे में एक आदमी की आत्मा उस पर हमला कर देती है। पीटर की चीख की आवाज को सुनकर मार्गरीटा दौड़ते हुए आती है। अगले ही पल हम पीटर की चीख की आवाज सुनते हैं। उसी के साथ यह स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। इसके बाद हमें पीटर और मार्गरीटा की बेटी को दिखाया जाता है, जो कि एक सिंगर है, और यह इस समय ऑडिशन देने के लिए आई है। लेकिन घबराहट के कारण वह बिना गाना गाए ही वहाँ से चली जाती है। घर लौटने पर उसका बॉयफ्रेंड सेवा उसे बधाई देता है, लेकिन एमा बताती है कि वह फिर से घबरा गई थी। तभी एमा को उसकी माँ का फोन आता है। अपनी माँ की घबराई हुई आवाज को सुनकर एमा समझ जाती है कि कुछ तो बहुत ही बुरा हो चुका है उसकी माँ के साथ। इसके बाद एमा उदास होकर वापिस से अपने शहर इटली आ जाती है, और वह हॉस्पिटल में अपनी माँ मार्गरीटा से मिलती है। लेकिन उन्हें अभी पीटर की हालत के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। एमा और उसका दोस्त सेवा डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि पीटर आईसीयू में है और उसके सिर पर गंभीर चोट लगी है, कुछ पसलियां भी टूटी हुई है। डॉक्टर एक और बात बताते हैं, मार्गरीटा के शरीर पर भी चोट के निशान है। डॉक्टर का शक है कि उनके बीच में घरेलू हिंसा हो सकती है। शायद पीटर ने मार्गरीटा पर हमला किया और बचाव में मार्गरीटा ने ही पीटर को सीढ़ी से धक्का दे दिया। लेकिन यहाँ पर एमा को डॉक्टर की बातों पर विश्वास नहीं होता। एमा अपनी माँ के पास में आती है और उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है, और वह कहती है कि पापा जल्द ही ठीक हो जाएंगे। एमा के माँ के चोट को देखकर डॉक्टर बताते हैं कि आज रात को तुम्हारी माँ को यही हॉस्पिटल में रहना होगा। जब नर्स मार्गरीटा को ले जा रही होती है, तो मार्गरीटा धीमी आवाज में एमा से कहती है, पीटर ने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन तब वह तुम्हारे पिता नहीं थे। एमा कंफ्यूज हो जाती है और वह बस इतना कहती है कि माँ अभी आप आराम करो, हम ये बातें कल करेंगे। घर जाते समय मार्गरीटा एमा को अपनी कार की चाबी देती है, लेकिन डरते हुए एमा की माँ उसे अपने ही घर जाने के लिए मना कर रही थी। लेकिन एमा कहती है, नहीं, हम अपने घर ही जाएंगे। एमा घर में अपने दोस्त सेफा को अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिखाती है और बताती है कि मैंने यहाँ पर घंटों बिताए हैं, और पहली बार मैंने गाना अपने पापा के साथ में इसी स्टूडियो में गाया था। इसके बाद एमा अपने दोस्त को पीटर के रूम में लेके जाती है और बताती है कि यह उसके डैड की सबसे अच्छी जगह है, जहाँ पर वह अपने पुराने चीजों को इकट्ठा करते हैं। एमा थोड़ा उदास होकर कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे फादर मेरी माँ को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। सेवा उसे समझाता है सब ठीक हो जाएगा, और खाना बनाने के लिए नीचे चला जाता है। थोड़े समय बाद जब एमा अपने डैड के प्रिंटर के पास में बैठती है, तो उसे एक पेज के ऊपर हेल्प लिखा हुआ नजर आता है। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे किचन में बुला लेता है। इनके फ्रिज में रखा हुआ सारा खाना खराब हो चुका था, इसलिए सेफा खाना लाने के लिए एमा की माँ की साइकिल को लेकर फूड वाले ट्रक के पास में चला जाता है। घर में हम एमा को देखते हैं, जो कि स्टूडियो में बैठकर अपने पुराने गाने को सुन रही थी।
लेकिन तभी अचानक से घर की सभी घड़ियां की टिक टिक की आवाज बंद हो जाती है। कमरे में रखा हुआ वह रेडियो भी चालू हो जाता है। अचानक तभी एमा को भी रिकॉर्डिंग करते हुए उसके हेडफोन में एक आवाज सुनाई देती है, चुप रहो, वह हमें सुन सकता है। एमा चौंक जाती है और वह हेडफोन को निकालती है तो उसे रेडियो के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह उस आवाज का पीछा करते हुए उस रूम में आकर उस रेडियो को बंद करने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां पर उस औरत की आत्मा आकर उस रेडियो को बंद कर देती है। एमा थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि यह रेडियो कैसे बंद हुआ। इसके बाद एमा रेडियो को दोबारा ऑन करती है। इस बार वह औरत उसकी ओर आने लगती है। एमा तुरंत रेडियो को बंद कर देती है। एमा यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है और तभी उसे अपने फोन के बजने की आवाज सुनाई देती है। वह देखती है कि उसका दोस्त उसे कॉल कर रहा है, लेकिन तभी उसी समय उसके फोन की बैटरी बंद हो जाती है और इस वजह से उसके दोस्त को पैदल ही वहां से निकलना पड़ता है। एमा भी बहुत ही बुरी तरीके से डर कर दरवाजे की ओर भागती है, लेकिन तभी अचानक से उस आदमी का आत्मा आकर एमा का गला पकड़ लेता है और अगले ही पल वह गायब भी हो जाता है। और अचानक तभी घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद हो जाते हैं। एमा घबराकर गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टाइपराइटर ऑटोमेटिक टाइप करने लगता है जिस पर लिखा होता है हेल्प। एमा समझ जाती है कि कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह भी टाइपराइटर के जरिए उससे बात करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वह आत्मा टाइपराइटर को पकड़कर जमीन पर पटक देता है और तभी अचानक से एमा को एक लड़की की आत्मा वहां से भागते हुए दिखाई देती है। एमा घबराकर वापस से अपने फादर के रूम में आ जाती है, लेकिन उसका पैर एक खिलौने से टकरा जाता है और रेडियो भी ऑन हो जाता है और वह लड़की उसे फिर वहां नजर आती है और रेडियो बंद कर भाग जाती है। एमा हिम्मत करके फिर से रेडियो को ऑन करती है और तभी उसके सामने वह औरत और उस लड़की की आत्मा दोनों ही आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक से वह आदमी आकर एमा पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। उस औरत की आत्मा फिर से रेडियो को बंद कर देती है। होश में आने के बाद एमा खुद को अपने ही स्टूडियो में बंद कर लेती है और किसी तरह से अपने फोन को चार्ज करने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच हम सेवा को भी देखते हैं, जो कि घर के सामने पहुंचकर एमा को आवाज लगाने लगता है। एमा उसे मैसेज भेजने की कोशिश करती है, लेकिन स्टूडियो में नेटवर्क नहीं होता, इसलिए वह धीरे से स्टूडियो से बाहर निकलकर सेफा को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन सेफा की कॉल की आवाज उसे घर के अंदर से ही आती है। जब वह इस आवाज का पीछा करते हुए उसकी ओर जाती है तो उसके सामने उसका दोस्त सीट पकड़े हुए बैठा हुआ नजर आता है। इशारे से उसे चुप रहने को कहती है। फिर वह कॉपी पर लिखकर उसे बताती है कि हम बात नहीं कर सकते। एमा उससे पूछती है कि क्या तुमने कुछ देखा? सेफा जवाब में देता है कि मैं नहीं जानता। एमा को कुछ समय के लिए काफी ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन इस पर वह ज्यादा ध्यान नहीं देती और वह सेफा को लेकर अपने स्टूडियो में चली जाती है और उसे रिकॉर्डिंग सुनाने की कोशिश करती। सेफा यहाँ पर कहता है कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, लेकिन जब एमा उस रिकॉर्डिंग को सुनने की कोशिश करती है तो उसे उसी औरत की आवाज सुनाई देती है, जो कि एमा को बताती है वह यहाँ है। और तभी अचानक से सेफा वहां से गायब हो जाता है। एमा घबराकर बाहर आती है तो वह देखती है कि उसका दोस्त एक चेयर पर बैठा है, लेकिन तभी अचानक से सेफा के पीछे वह औरत आकर एमा को चुप रहने को कहती है। तभी हम सेफा को देखते हैं, जिसे देखने से तो ऐसा लग रहा था कि यह किसी आत्मा के कब्जे में आ चुका है और अब यह एमा पर ही हमला करने लगता है। एमा किसी तरह उससे जान बचाते हुए वापिस से अपने डैड के रूम में आ जाती है, लेकिन वहाँ भी रेडियो फिर से अपने आप ही बजने लगता है और तभी अचानक ही उस लड़की की आत्मा आकर एमा को धक्का देकर उसे एक दूसरी ही दुनिया में पहुंचा देती है। एमा को उस कमरे में उस लड़की और उस औरत का पुराने मेमोरी दिखाई देते हैं, जहां पर एमा देखती है कि उस लड़की की माँ उसे चुप करा रही होती है और कहती है कि तुम्हारे डैड जल्दी ही आ रहे हैं, और वह उससे बताती है कि तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे डैड कितने ज्यादा चिड़चिड़े हो चुके हैं युद्ध लड़ने की वजह से, और उन्हें शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। एमा को उसके मेमोरी में उस लड़की का पिता घर में आता हुआ दिखता है। इस आदमी के शक्ल को देखकर हमें लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा थका हुआ है और गुस्से में भी है। उसकी बीवी को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है अपने पति से, और वह उसे खाना दे रही थी।
घबराहट में उसके हाथ से एक बर्तन नीचे गिर जाता है। वह आदमी गुस्से में अपनी पत्नी को जोरदार थप्पड़ मार देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उस लड़की से गलती से रेडियो चालू हो जाता है, जिससे उस आदमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसकी पत्नी उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से में ही वह अपने पत्नी का गला दबाने लगता है। यह देखकर उसकी बेटी अपने माँ को बचाने की कोशिश करती है और एक कैंची लेकर उस पर हमला करती है, लेकिन वह आदमी अपनी बेटी को भी गला दबाकर मार देता है और फिर वह कुर्सी पर बैठा बैठा वह भी मर जाता है। एमा बस रोते हुए उस परिवार की कहानी देखते रह जाती है। तभी एमा का दोस्त, जो कि बोजेस था, वापिस से एमा का गला दबाने लगता है, लेकिन तभी एमा पास में पड़े खिलौने को पकड़कर उसे मारकर बेहोश कर देती है और किसी तरह से भागकर वापिस से अपने स्टूडियो में आकर छिप जाती है। थोड़ी देर बाद सेवा भी वहां आकर स्टूडियो के अंदर में आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर बस एमा का वह रिफ्लेक्शन था और वह तुरंत उसे स्टूडियो में बंद कर देती है और तेज म्यूजिक बजाकर सेफा के अंदर की आत्मा को परेशान करने लगती है। इसके बाद एमा घर में जितनी भी चीजें आवाज करने वाली थी वह उन सभी को चालू कर देती है और वह खुद को अपने पिता के रूम में छिपा लेती है, लेकिन उसका दोस्त किसी तरह से स्टूडियो से बाहर निकलकर वापिस से एमा के पास में आ जाता है। एमा यहाँ पर काफी ज्यादा डर चुकी थी और वह उससे कहती है कि भाड़ में जाओ। यह कहकर वह अपने अलार्म क्लॉक के अलार्म को ऑन कर देती है। इस आवाज की वजह से उस आत्मा को काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था, लेकिन तभी अचानक से घर की लाइट भी चली जाती है और फिर से पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अब एमा के पास में बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन तभी अचानक से रेडियो फिर से शुरू हो जाता है और उस रेडियो में से उस औरत और उस लड़की की आवाज सुनाई देती है। एमा समझ जाता है कि इस आदमी की आत्मा सबसे ज्यादा नफरत अपनी बीबी और अपनी बेटी के आवाज से करता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वह औरत और उसकी बेटी दोनों ही आकर एमा के हाथ को पकड़ लेती है और तीनों मिलकर एक साथ पूरी ताकत से चिल्लाते हैं। तेज आवाज की वजह से वह आत्मा सेफा की शरीर को छोड़ देता है और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से गायब हो जाता है। साथ में वह लड़की और उसकी माँ की आत्मा भी वहाँ से गायब हो जाती है। अब सेवा भी वापिस से नॉर्मल हो जाता है। एमा यहाँ पर काफी ज्यादा डर चुकी थी। कुछ दिनों के बाद एमा के माता पिता भी हॉस्पिटल से वापिस लौट आते हैं। अकेले में एमा की माँ एमा को बताती है कि तुम्हारे पिता कभी भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती।